रहिएगा स्ट्रीट लाइव में। मैं हूं माधवी पांडे, आपके साथ रुख करेंगे बिहार का। बिहार में चुनाव कार्यक्रम के ऐलान से पहले ही चुनावी तापमान अब बढ़ने लगा है और ऐसे में विपक्षी महागठबंधन चुनावी मोड़ में आ गया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के साथ ही महागठबंधन के अन्य घटक दलों के शीर्ष नेताओं ने सासाराम से पटना तक वोटर अधिकार यात्रा निकाली थी। अब आज तेजस्वी यादव एक और यात्रा पर निकल गए हैं। तेजस्वी यादव की इस यात्रा को बिहार अधिकार यात्रा नाम दिया गया है। तेजस्वी यादव की यह यात्रा आज जहानाबाद से शुरू हुई है और 20 सितंबर को वैशाली पहुंचकर ये संपन्न होगी। वहीं तेजस्वी यादव की 5 दिन चलने वाली बिहार अधिकार यात्रा 11 जिलों से होकर गुजरेगी। ये यात्रा जिन 11 जिलों से होकर गुजरेगी उन जिलों में जहानाबाद के साथ ही नालंदा, पटना, बेगूसराय, खगड़िया, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, समस्तीपुर और वैशाली जिले शामिल हैं। असल में महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा में ये जिले छूट गए थे और बिहार अधिकार यात्रा में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण के बारे में लोगों को बताया जा रहा है कि किस तरह केंद्र सरकार चुनाव आयोग से मिलकर वोटों की चोरी कर रही है। केंद्र सरकार की ओर से राज्य की हकमारी भी की जा रही है, इसका मुद्दा भी उठाया गया है। वहीं समग्रता में केंद्र और राज्य सरकार की विफलताओं की चर्चा की जा रही है। तेजस्वी यादव को आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में, इस यात्रा में बढ़ चढ़कर भाग लेते हुए और जनता को संबोधित करते हुए। हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे संवाददाता मोहम्मद दानिश जुड़ गए हैं। दानिश, क्या खास देखने को मिल रहा है इस यात्रा में? जी देखिए, आज से तेजस्वी यादव जो है बिहार अधिकार यात्रा पर निकल चुके हैं और वो पटना से जहानाबाद के लिए निकले हैं। साथ में उन्होंने लगता है हमारा संपर्क दानिश से टूट गया है। हम फिर भी उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि बिहार में इस समय राजनीतिक सरगर्मियां अपने चरम पर हैं और पहले तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने मिलकर वोट अधिकार यात्रा निकाली थी और अब तेजस्वी यादव बिहार अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। इसका आज 20 सितंबर आज से शुरू हो गई है ये यात्रा और 20 सितंबर को वैशाली पहुंचकर ये यात्रा संपन्न होगी। इसमें तेजस्वी यादव केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर निशानेवर होते हुए देखे जा रहे हैं। उनका कहना है कि वोटों की चोरी की जा रही है केंद्र सरकार में और वो अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा भी उठाते हुए देखे जा रहे हैं और बिहार विकास की बात भी कर रहे हैं। हम मोहम्मद दानिश हमारे साथ, हमारे संवाददाता फिर से जुड़ गए हैं। दानिश, क्या खास देखने को मिल रहा है इस यात्रा में? जी देखिए, तेजस्वी यादव जो है बिहार अधिकार यात्रा पर निकल चुके हैं और पटना से जहानाबाद निकले हैं। साथ ही साथ उन्होंने एक मैसेज जो आज जो है सीएम फेस को लेकर जो महागठबंधन में चल रही है उसको लेकर जो है उन्होंने साफ साफ कहा है कि अगर किसी को भ्रम है तो वो जनता से पूछ ले। तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपने दल के जितने भी लोग हैं जो सीएम फेस को लेकर क्लियर नहीं कर रहे हैं उनको भी एक तरह से साफ तौर पर मैसेज दे दिया है। साथ ही साथ वो लगातार जो है एनडीए सरकार पर भी हमलावर होते हुए दिखाई दिए। तो उन्होंने साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी बयान दिए, साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी पर भी उन्होंने बयान दिए। इस भीड़ में खासकर देखा जा रहा है कि जितने भी नौजवान है वो तेजस्वी यादव के साथ साथ चल रहे हैं और लगातार जो है तेजस्वी यादव अपने वेरेंटी वैन से जो बाहर निकल कर जो है लोगों में एक उत्साह भरने की कोशिश लगातार करते जा रहा है कि उनके साथ यात्रा ये बनी रही। ये यात्रा जो है लगभग जहानाबाद से निकलकर जो है अब ये पटना की तरफ जो है रवाना होगी। पटना में जो है ये फतवा के पहुंचेगी शाम तक में। उसके बाद जो है ये यात्रा 5 दिन चलने वाली है जो 11 जिलों से गुजरेगी और 20 सितंबर को वैशाली में ये यात्रा समाप्त होगी। ठीक है दानिश, अब इसमें तेजस्वी यादव राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर भी निशानेवर दिख रहे हैं, तो ऐसे में क्या लगता है नीतीश सरकार इसको लेकर के क्या कुछ कर सकती है, कोई कदम उठा सकती है? एनडीए की सरकार जो है लगातार अपने मुद्दे को लेकर जो है लोगों तक पहुंच रहे हैं। उन्होंने भी अपना एक यात्रा शुरू की है जिसमें एनडीए के सभी दल जो है लगातार वो सभा को आयोजित कर रहे हैं। तो जहां तक महागठबंधन के नेताओं के द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं या जो बातें बताई जा रही है उसको लगातार वो काउंटर कर भी रहे हैं और साथ साथ उन्होंने जो एक वो पिछले 15 साल का जो एक इतिहास लेके चल रहा है कि हमने ये किया, तो वो एक तरह से एनडीए की सरकार ये बता रही कि हमने ये किया और हमारे आने वाले समय में हम ये कर सकते हैं।
तो ये है कि तेजस्वी यादव जो आरोप लगाते हैं या तेजस्वी यादव जो बातें बता रहे हैं उसको लगातार एनडीए के नेता जो है उसको काउंटर कर रहे हैं। ठीक है दानिश, बहुत बहुत धन्यवाद सभी जानकारी साझा करने के लिए। अररिया और सीमांचल के लोगों का दशकों पुराना इंतजार अब खत्म होने को आया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल मोड से अररिया गलगलिया नई रेल लाइन जोगबनी दानापुर वंदे भारत एक्सप्रेस जोगबनी रोड अमृत भारत एक्सप्रेस समेत कई रेल परियोजनाओं का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया है। ये समारोह अररिया के पूर्णिया कमिश्नरी स्थित शीशा बाड़ी एसएसबी कैंप से दोपहर 3 बजे आयोजित हुआ है। कुल 4,410 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं से अररिया, किशनगंज, फारबिसगंज और पूर्वोत्तर राज्यों के बीच तेज और सीधा रेल संपर्क स्थापित किया जाएगा। सांसद प्रदीप कुमार सिंह ने कहा कि विकसित बिहार और विकसित अररिया का सपना पूरा हो रहा है। ऐसे में पीएम मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को धन्यवाद करता हूँ। रफ्तार की गति तेज होते ही विकास बढ़ेगा और अररिया कोट रेलवे स्टेशन को इस अवसर पर फूलों की मालाओं, रंग बिरंगी झंडी और लाइटिंग से सजाया गया था। स्टेशन पर मॉडर्न सिग्नल सिस्टम और नई सुविधाएं भी जोड़ी गई हैं और रेलवे अधिकारियों के मुताबिक ये बिहार का पहला बिना सिग्नल वाला संगीत भारत स्टेशन बनेगा। सहरसा में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत विभागीय निर्देश पर नगर निगम क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में कच्चे मकानों में रहने वाले 590 लाभुकों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ देकर गृह प्रवेश कराया गया है। इस मौके पर नगर निगम के आयुक्त प्रभात कुमार झा ने सभी लाभुकों को घर की चाबी भेंट करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। वहीं प्रधानमंत्री आवास का लाभ लेने वाले लाभुकों ने देश के प्रधानमंत्री का आभार जताते हुए उनका धन्यवाद किया है। आपको बता दें कि आवास का लाभ लेने वाले लाभुकों ने कहा है कि पहले वो कच्चे मकानों में रहते थे जहां उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के मकानों का निर्माण कर रहने से छत की समस्या उनके लिए अब दूर हो गई है। वहीं मौके पर मौजूद नगर आयुक्त ने कहा कि नगर निगम क्षेत्र के शहरी इलाकों में फेज़ 1 में 590 लाभुकों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ देते हुए गृह प्रवेश कराया गया था और 2 लाख प्रति लाभुकों की दर से कुल 11 करोड़ 80 लाख रुपए इसमें संग्रहित है। बात करेंगे बिहार के कैमूर जिले की, जहां भभुआ स्थित रिक्रिएशन क्लब के प्रांगण में कलाकृति मंच के द्वारा आयोजित 4 दिवसीय मां मुंडेश्वरी कला महोत्सव का भव्य समापन किया गया है। इस कार्यक्रम के संयोजक अमरीश कुमार तिवारी के द्वारा कार्यक्रम में पहुंचे देश के विभिन्न हिस्सों से आए हुए कलाकारों को सम्मानित किया गया है। अमरीश तिवारी ने बताया कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य मुंडेश्वरी में पवरा पहाड़ी पर स्थित म्यूजियम जो सालों से बंद पड़ा है उसे त्वरित खुलवाना है और मां मुंडेश्वरी के प्रांगण से संबंधित मूर्तियां अलग अलग राज्यों के म्यूजियम में रखी गई हैं, उसे वापस लाकर मुंडेश्वर प्रांगण में अवस्थित म्यूजियम में संरक्षित किया जाए ताकि देश विदेश से आए श्रद्धालु इस मंदिर की विशेषता को म्यूजियम के माध्यम से पहचान सकें और जान सकें। बात करेंगे झारखंड की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन में गणित और विज्ञान विषय के 137 स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य और गोड्डा जिले के चयनित 213 इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्यों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया है। इस मौके पर राज्य के वित्त मंत्री शहर मंत्री संजय यादव भी वहां पर मौजूद रहे हैं और इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड खनिज संपदा में अपनी पहचान तो रखता ही है, हम ऐसा काम करें कि झारखंड बौद्धिक रूप से भी पीछे ना रहे। उन्होंने ये भी कहा कि शिक्षा के हर स्तर पर सरकार काम कर रही है, लेकिन डिजिटल और एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़माने में हम काफ़ी पीछे हैं। हमें आगे बढ़ने के लिए अपनी रफ्तार बढ़ानी होगी। शिक्षा में पीछे रहने के कारण ही झारखंड की पहचान मजदूर प्रदेश के रूप में की जाती है। सरकार को इस कलंक को मिटाना है और ये जिम्मेदारी हम सभी की है।
झारखंड में पैसा नियमावली लागू करने की पहल आखिरकार राज्य सरकार द्वारा अब तेज कर दी गई है। इस सिलसिले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार शाम रांची स्थित अपने आवासीय कार्यालय में तमाम वरीय पदाधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की है। इस दौरान उन्होंने इस बैठक में राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में पारंपरिक एवं स्थानीय स्वशासन व्यवस्था के तहत ग्राम सभाओं को प्रदत्त की जाने वाली शक्तियों, अधिकारों और कार्यों से संबंधित पैसा नियमावली के विभिन्न उपबंधों पर विस्तृत चर्चा की है। तो वहीं इस आयोजन के बीच मुख्यमंत्री ने पैसा नियमावली को लागू कराने से संबंधित अधिकारियों को कई अहम निर्देश भी दिए हैं। आपको बता दें कि पिछले कई महीनों से राज्य के विपक्षी दलों द्वारा इस विषय पर आवाज उठाई गई है। यहां तक कि ये मामला उच्च न्यायालय में भी जा पहुंचा है, जिसने राज्य सरकार द्वारा इस कानून को लागू कराने में हो रही देरी पर कोर्ट ने कड़ी नाराजगी भी जाहिर की थी। वहीं इस उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, प्रधान सचिव वंदना दादेल, प्रधान सचिव MR मीणा, विधि विभाग के प्रधान सचिव नीरज कुमार श्रीवास्तव और सचिव प्रशांत कुमार सहित कई विभागों के सचिव मौजूद रहे। कुर्मी समुदाय ने खुद को ST का दर्जा देने की मांग को लेकर अब कल राजधानी रांची में अपना बिगुल फूंक दिया है, जिसे लेकर झारखंड समेत पश्चिम बंगाल और ओडिशा भी कुर्मी समाज संगठन अब रेल रोको आंदोलन की तैयारियां कर रहा है। इस बीच कुर्मी समुदाय की इस मांग के विरोध में आदिवासी संगठन भी गोलबंद होते हुए नजर आए हैं। दरअसल कुर्मी समाज की मांग को बेबुनियाद बताते हुए आदिवासी संगठनों ने 20 सितंबर को राजभवन के सामने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन की घोषणा की है, जिसके संबंध में आदिवासी बचाओ मंच की ओर से सिमरटोली सरना स्थल पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है, जिसे संयुक्त रूप से पूर्व मंत्री देव कुमार धान, आदिवासी जन परिषद के अध्यक्ष प्रेम शाही मुंडा ने संबोधित किया है। आपको बता दें कि इस अवसर पर कुर्मियों को आदिवासी का दर्जा देने की बात सरासर बेईमानी बताते हुए आदिवासी का दर्जा देने की उनकी मांग को किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किए जाने की बात सामने आई है। प्रेस वार्ता में संयुक्त रूप से पूर्व मंत्री देव कुमार धान, पूर्व मंत्री गीताशी उड़ाव, आदिवासी जन परिषद के अध्यक्ष प्रेम शाही मुंडा ने संबोधित किया है और गीताशी उड़ाव ने कहा कि कुर्मियों को आदिवासी का दर्जा देने की बात सरासर बेईमानी है। झारखंड हाईकोर्ट का आदेश आते ही राज्य सरकार ने झारखंड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली में अहम संशोधन किया है। जानकारी के मुताबिक इस संशोधन के तहत ये तय कर दिया गया है कि राज्य में संचालित हर स्कूल को मान्यता प्राप्त करना अब अनिवार्य होगा, जिसका परिणाम ये होगा कि जो भी स्कूल अब तक राज्य भर में बिना मान्यता के चल रहे थे, उन्हें भी वैधता हासिल करनी होगी। ऐसा न करने पर उनके खिलाफ कार्यवाही निश्चित की जाएगी। तो वहीं राज्य सरकार ने इस संबंध में शिक्षा विभाग को निर्देश जारी किए हैं, जिसके बाद इस प्रक्रिया को अमल में लाने की अब शुरुआत हो चुकी है। इसके अलावा विभागीय अधिकारियों के मुताबिक एक सशक्त मॉनिटरिंग सिस्टम भी तैयार किया जा रहा है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी संस्था बिना अनुमति के शिक्षा का व्यवसाय न कर सके। आपको बता दें कि इस दिशा में शिक्षा विभाग के पोर्टल में तकनीकी बदलाव भी किए जाने की घोषणा की गई है और इस संबंध में बताया गया है कि इस महीने के अंत तक ये सभी बदलाव पूरे कर लिए जाएंगे और अक्टूबर से सभी स्कूल ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। रांची के समाहरणालय स्थित उपायुक्त सभागार में जनता दरबार का आयोजन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजूनाथ भजंत्री द्वारा की गई है। इस दौरान जिले के विभिन्न प्रखंडों से बड़ी संख्या में आमजन अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे हैं। अधिकांश शिकायतें भूमि विवाद, पेंशन, सड़क निर्माण, जल जमाव एवं अन्य बुनियादी सुविधाओं से संबंधित रही हैं। उपायुक्त ने सुदूर क्षेत्रों से आए आवेदकों को प्राथमिकता देते हुए प्रखंडवार बारी बारी से सभी की शिकायतों को सुना है और प्रत्येक मामले पर उन्होंने संबंधित विभागीय पदाधिकारियों को त्वरित एवं आवश्यक कार्यवाही करने का निर्देश दिया है। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ नहीं मिलने के संबंध में भी
प्राप्त आवेदनों पर मंजूनाथ भजंत्री ने सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा को तुरंत कार्यवाही करने के निर्देश जारी किए हैं। गढ़ का युद्ध तथा सैनिक कार्यवाही में शहीद सैनिकों की पत्नी अथवा उनके आश्रितों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि में वृद्धि करते हुए इसे 20 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपए तक कर दिया गया है। इसके साथ ही युद्ध तथा सैनिक कार्यवाही में विभिन्न वीरता अलंकरण प्राप्त जवानों को दी जाने वाली राशि में भी वृद्धि की गई है। अब परमवीर चक्र प्राप्त वीर जवानों को 40 लाख रुपए की जगह 1 करोड़ रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी और ये महत्वपूर्ण निर्णय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में संपन्न राज्य सैनिक बोर्ड की बैठक में लिया गया है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि हमारे सैनिक देश की सुरक्षा के लिए अपना जीवन न्यौछावर करते हैं। हम उनके शौर्य और बलिदान को नमन करते हैं। सरकार भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए सदैव प्रतिबद्ध है। बैठक में शहीदों की वीर नारियों, भूतपूर्व सैनिकों, विधवाओं एवं उनके आश्रितों के लिए राज्य द्वारा चलाई जा रही कई कल्याणकारी योजनाओं पर चर्चा भी की गई है। रायपुर शहर में हाल ही में सामने आए न्यूज स्टैंडर्ड पार्टी जैसे आपत्तिजनक और अश्लील आयोजनों को लेकर एनएसयूआई रायपुर ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। इन आयोजनों में हाइपर क्लब की संलिप्तता स्पष्ट रूप से सामने आने के बाद संगठन ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए उक्त क्लब का स्थायी लाइसेंस तत्काल प्रभाव से रद्द करने की मांग की है। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने आबकारी विभाग कार्यालय का घेराव किया है। संगठन का आरोप है कि हाइपर क्लब में पूर्व में हुए गोलीकांड, अश्लील आयोजन, देर रात तक शराब परोसना और नाबालिगों को प्रवेश देना और धार्मिक गीतों पर आपत्तिजनक गतिविधियों जैसी कई गंभीर और असामाजिक घटनाएं होती रही हैं। एनएसयूआई ने यह भी स्पष्ट किया है कि संगठन ने पूर्व में ही हाइपर क्लब का विरोध करते हुए उसके 1 डे लाइसेंस को 25 दिनों के लिए रद्द कराया था। इसके बावजूद आबकारी विभाग ने इस क्लब को स्थायी लाइसेंस जारी कर दिया, जो न केवल दुर्भाग्यजनक है बल्कि प्रशासन की गंभीर लापरवाही और मिलीभगत की ओर भी इशारा करता है। गरियाबंद पुलिस को नक्सल विरोधी अभियान में एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। सोमवार को 8 लाख रुपए की इनामी महिला नक्सली जानसी उर्फ बछेला ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। जानसी, जिसे नक्सली संगठन में एक बड़ा और सीनियर सदस्य माना जाता था, वो हाल ही में मारे गए कुख्यात नक्सली सत्यम गावड़े की पत्नी है। पुलिस के मुताबिक जानसी का आत्मसमर्पण एक बड़ी सफलता है क्योंकि वो नगर एरिया कमेटी की सचिव थी और संगठन के सबसे ऊंचे पदों में से एक पर काबिज थी। हाल ही में सुरक्षा बलों ने कई बड़े नक्सली नेताओं को मार गिराया था, जिसके बाद जानसी ही सबसे बड़े पद पर बची हुई थी। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले का एक किसान अपनी मेहनत और लगन से खेती में नई कहानी लिख रहा है। राधाकृष्ण नगर ग्राम पंचायत के किसान अंकित मंडल ने खीरे की खेती से इलाके में अलग पहचान बना ली है और लाखों का मुनाफा कमा रहा है। बलरामपुर जिले के किसान अंकित मंडल पिछले 6-7 सालों से लगातार खीरे की खेती कर रहे हैं। उन्होंने अब तक करीब 1.5 लाख रुपए की लागत लगाई है और हर सीजन में 3 से 4 लाख रुपए तक का शुद्ध मुनाफा कमा रहे हैं। अंकित मंडल द्वारा तैयार खीरे की आपूर्ति स्थानीय मंडियों के साथ साथ आसपास के जिलों एवं अन्य राज्यों तक भी जाती है। खेती में नई तकनीक और सही फसल का चुनाव किसानों के लिए एक बड़ा बदलाव ला सकता है। अंकित मंडल की मेहनत इस बात का सबूत है कि खेती भी बेहतर आय और सफलता का जरिया बन सकती है।
मोबाइल और स्मार्टफोन की बढ़ती तकनीक ने जहां इंसानों की जिंदगी आसान बनाई है, वहीं इसके दुष्प्रभाव भी कम नहीं है। टावरों की भरमार और उनसे निकलने वाले रेडिएशन के कारण पक्षियों को गायब होते हुए देखा जा रहा है। ये कान चिड़िया और छोटे पक्षियों की चहचहाट सुनने को तरस चुके हैं। लेकिन इसी बीच जांजगीर चांपा से एक सुखद तस्वीर सामने आई है। हल्की बारिश के बीच एक होटल के अंदर कुछ गौरैया फुदकते और खेलते हुए नजर आए हैं। गौरैया की चहचहाट सुनकर लोग खुशी से चहक उठे हैं और इस अनोखे नज़ारे को कैमरे में कैद कर लिया गया है। 6 से 7 की संख्या में गौरैया फुदकते हुए नजर आई हैं। बाहर हल्की बारिश होने की वजह से गौरैया एक होटल के भीतर फुदक रही थी और लोगों का कहना है कि जहां टावरों और प्रदूषण के कारण पक्षियों का जीवन संकट में है, वहीं ऐसे दृश्य इंसान को प्रवृत्ति और उसकी प्रकृति से जोड़ते हैं। स्टेट लाइव में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।